कल वाली वीडियो में क्या था कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है, उसके लिए फार्मूला क्या आया था, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है। उसके लिए जो फार्मूला निकल के आया था आर एस टी इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल टी, ये निकल के आया था। ये हमारा फार्मूला किसके लिए, प्रतिरोध पर ताप, मतलब प्रतिरोध ताप पर कैसे प्रकार निर्भर करता है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है, ये हो गया था। अब इसमें कुछ हम कंडीशन बताए थे अल्फा के लिए। अल्फा जब क्या था, चालक था, क्या था, चालक में जो है हमने अल्फा के लिए क्या लिया था, पॉजिटिव लिया था, पॉजिटिव लिया था, यानी कि पॉजिटिव हुआ तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी, तो क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, आर डी का वैल्यू जो आया किससे ज़्यादा आया, आर नॉट से, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था, कुचालक या अचालक, कुचालक या अचालक, इसके लिए अल्फा की वैल्यू 0 था, ठीक है। तो ये क्या पूरा पूरा अल्फा की वैल्यू रखेंगे 0, पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो आर टी इक्वल टू क्या था, आर नॉट, यानी कि यहाँ पर ताप बढ़ाने पर क्या हुआ, चालक का ताप बढ़ाने पर क्या हुआ, जो है ताप बढ़ता है, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। इस वाले से हुआ कि चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि कुचालक और अचालक, इसमें क्या हुआ कि अल्फा का वैल्यू 0 लेते हैं, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तापमान बढ़ाने पर या घटाने पर इसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा क्या लिया था हमने, अर्धचालक, अर्धचालक। अब अर्धचालक के लिए अल्फा का वैल्यू क्या लेते थे, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव लिया था। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू माइनस में रखते हैं तो क्या होगा, आर जीरो घटेगा, आर जीरो घटेगा तो आर टी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, कम आएगा। तो आर टी क्या जाएगा, कम होगा किससे, आर जीरो से। यानी कि यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो है तापमान बढ़ाने पर, किसका तापमान बढ़ाने पर, अचालक का, अर्धचालक का, अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, किसका घटता है, अर्धचालक का, ठीक है। ये तीन चीजें बताया तुमने। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता है। अब जैसे आ जाए कि प्रतिरोधकता किस प्रकार निर्भर करता है, तो उसके लिए भी यही सेम फार्मूला होगा, केवल जहां जहां आर है वहां पर हम क्या कर देंगे, रो कर देंगे। तो यहाँ पर आर टी है, क्या हो जाएगा, रो टी हो जाएगा, इक्वल टू रो जीरो प्लस अल्फा रो नॉट डेल टी, पूरा फार्मूला वही रहेगा जैसे प्रतिरोध में है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या आता है इसमें कि अल्फा, यहाँ पर अल्फा क्या, ताप गुणांक है, अल्फा क्या है, ताप गुणांक है। अब ताप गुणांक की हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकाले, इतना कल हो गया था, ये फार्मूला नहीं होता लेकिन यहाँ तक पूरा हो गया था। अब आज हम इसमें आगे बढ़ाते हैं कि ताप गुणांक होता क्या है। ये फार्मूला लिख लो, किसके लिए है, प्रतिरोधकता के, प्रतिरोधकता के लिए, ये प्रतिरोध के लिए है, ये प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध के लिए है, किस प्रकार निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर अल्फा की वैल्यू निकालें तो अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगा, आर टी और रो जीरो, रो इधर, आर जीरो इधर आएगा, आर टी माइनस आर, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो प्रतिरोध है 1 ओम है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम है, और 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर
1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो इसके प्रतिरोध में वृद्धि होगी, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो इसके प्रतिरोध में वृद्धि होगी उसे उस पदार्थ को क्या कहेंगे, ताप गुणांक कहेंगे। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो और 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो इसके प्रतिरोध में वृद्धि होगी उसे उस पदार्थ का क्या कहेंगे, या चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी ताप गुणांक है ना, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम हो, 1 ओम हो, ठीक है, हो, तथा 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उस चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक ठीक है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम हो तथा 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उस चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं, ताप गुणांक ना, ठीक है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम हो तथा 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उस चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अब आगे है इसका जो है प्रतिरोध ताप गुणांक का मान। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान लगभग 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। इसका वैल्यू है अल्फा का। ठीक है, ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं। यहाँ से पहले हम क्या कर देते हैं, आर टी और नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो क्या जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल टी, तो आर रेस टी इक्वल टू आर नॉट और नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हमने क्या कहा है, 1/273 डेल टी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो आर टी इक्वल टू यहाँ 1 होगा, 1 और 273 का एलसीएम क्या आएगा, 273 ही आएगा। 273 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 273 प्लस डेल टी, 273 प्लस डेल टी, और ये जो आया है हमारा इसे बोलते हैं हम परम ताप। 273 प्लस डेल टी है ना, जैसे तापमान दे दिया गया डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसका केल्विन में कितना ताप होगा, इसमें हम क्या करते हैं 273 जोड़ देते हैं, 273
जोड़ देते हैं तो केल्विन में तापमान आ जाता है। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं परम ताप बोलते हैं कैपिटल टी से, और होगा क्या 273 प्लस डेल टी, 273 प्लस डेल टी केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि आर बेस टी इक्वल टू आर नॉट, और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, टी कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी अपान 273। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अर्थात किसी ताप पर, अर्थात किसी ताप पर चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, इसको लिख सकते हैं हम आर टी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, आर टी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती। अर्थात परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला कि जो है प्रतिरोध ताप गुणांक का मान लगभग कितना होता है, 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा की जगह क्या लिखा 1/273। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लिया 1 और 273 का 273 आया, 273 घर मल्टीप्लाई होगा प्लस डेल टी। ठीक है, ये क्या है कि अगर हम किसी तापमान दिया होता है डिग्री सेल्सियस में दिया होता है तो हम उसको केल्विन में चेंज करते हैं, क्या कर देते हैं 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन में तापमान आ जाता है। तो यहाँ पर वही काम हुआ है कि डेल टी में 273 जुड़ गया, तो ये परम ताप क्या हुआ 273 प्लस डेल टी केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, कैपिटल टी क्या है, परम ताप है। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आर टी प्रोपोर्शनल टू टी कैपिटल टी, यानी कि परम ताप के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात किसी ताप पर चालक का प्रतिरोध उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इतना नोट कर लो। अगला है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। तो हमने क्या बताया था, अनुगमन वेग के बारे में कई बार हम बता चुके हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब किसी चालक को पर क्या होता है वैद्युत क्षेत्र दिया जाता है तो वो क्या होता है, विभवांतर होता है, और जो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बल लगाता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर बल लगाता है जाता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। लेकिन जो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धन सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि वो अपनी विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चालक लेते हैं, प्लस ये माइनस, और इसके अंदर क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, ये प्लस है ये माइनस, ये ऐसे जाएगा यानी ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है ना, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों को विपरीत दिशा में बल लगाता है, यानी कि ये क्या होगा, इस धन श्रेणी की ओर आकर्षित होगी, क्योंकि तो ये माइनस है प्लस, तो माइनस प्लस क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ना। पहले चैप्टर में बता चुके हैं कि जो है अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे या विपरीत चिन्ह होंगे क्या होंगे, आप एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो
ये इधर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस चालक की हम लंबाई क्या ले लेते हैं, स्मॉल एल मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ठीक है, कैपिटल ए है। तो हम इसमें पहले लिखते हैं कि माना कोई चालक है, चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। ठीक है, स्मॉल एल है, और तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ठीक है, अब देखो उस दिन हमने कराया था क्या है कि अनुमान वेग और वैद्युत धारा का संबंध निकाला आया था। तो वहां पर क्या था, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, उनकी संख्या हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल एम। ठीक है, माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। ठीक है, स्मॉल एन है। ये तो मान लिया हमने कि चालक की लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। अब क्या है कि जब इस पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है या इसके सिरों पर विभवांतर दिया जाता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी दिया जाता है, तो दिया जाता कैपिटल ई चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में अनुगमन वेग v/d से गति करते हैं। यदि चालक में प्रवाहित धारा स्मॉल आई हो तो हमने स्मॉल आई वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का फार्मूला प्रूव कराया था। क्या था, I इक्वल टू NEA B/d इक्वेशन 1।
क्या हो गया, इक्वेशन 1। ये हम पहले करा चुके हैं इसका डेरिवेशन कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है। ठीक है, अब क्या है कि जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला वैद्युत बल। तो इसका भी फार्मूला पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या निकल के आया था फार्मूला, F इक्वल टू क्यू ई। क्यू क्या है, आवेश इलेक्ट्रॉन का, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और उस पर लग रहा है बल। तो यहाँ पर हम क्यू बराबर क्या लेंगे, स्मॉल ई। क्या लेंगे, स्मॉल ई, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो F बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल ई कैपिटल ई। ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला वैद्युत बल आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान स्मॉल m हो। यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान स्मॉल m हो, तो हमने उसे निकाला। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1m। अब यहाँ पर देखो F की वैल्यू क्या है, E है, स्मॉल ई कैपिटल ई है। यहाँ पर हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर चालक तार की लंबाई कितनी ली है, स्मॉल है, और उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना लिया है, b लिया है। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या निकल के आएगा, E इक्वल टू बी अपॉन एल निकल के आएगा, E इक्वल टू बी अपॉन एल, क्योंकि हमने चालक के सिरों के बीच विभवांतर b लिया है और चालक तार की लंबाई जो लिया है स्मॉल l लिया है। तो यहाँ पर E की जगह क्या आ जाएगा, b अपॉन l। तो यहाँ A इक्वल टू क्या निकल के आएगा, EB अपॉन ml। ये निकल के आया, इसको हम इक्वेशन कर देते हैं 3। अब इसके पहले हमने क्या किया था, जो अनुगमन वेग का फार्मूला दिखाया था, क्या दिखाया था कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। एक निश्चित दिशा में किस कारण गति करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण। ये क्या करेगा, एक वैद्युत बल इसकी विपरीत दिशा में लगाएगा। तो वहां से अनुगमन वेग का फार्मूला निकल के आया था, क्या निकल के आया था, B/d V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। ये औसत अनुगमन वेग क्या है, औसत अनुगमन वेग। ठीक है, ये हो गया अपना। अब क्या है कि जो है, अब क्या करते हैं कि जो है वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि चालक पर जो है वैद्युत क्षेत्र स्थापित ना किया गया हो, तो हमने उस दिन बताया था कि अगर चालक पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या किस तरीके से गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, कुल मिला के एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो क्या होगा, उनका औसत वेग क्या हो जाता था, शून्य हो जाता था। क्या होता था, शून्य। यानी उसे हम बोलेंगे U1 U2 ले लेते हैं, U3 ले लेते हैं, वो क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। कब, जब वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग U1 U2 U3 डॉट 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 UN हो तथा धन आयनों से
दो क्रमागत टक्करों में लगा समय T1, T2, T3 और डॉट Tn हो तो अब यहाँ पर हमको क्या है कि प्रारंभिक वेग पता है और समय पता है, तो अब क्या गति के प्रथम समीकरण, तो गति के प्रथम समीकरण क्या होता था, b = u + at, b = u + at, b = u + at, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, जैसे हमको v1 निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, v1 = u1 + at1, ठीक है, v2 = u2 + at2 और v3 = u3 + at3, कहां तक, n तक, bn = un + atn, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ये वैल्यू वहां रखते हैं, किसमें, इस वाले इक्वेशन में। इसको इक्वेशन कितना मानेंगे, 4 मान लो इसको, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में क्या कर देते हैं, b1 b2 b3 bn का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आएगा, b = u1 + at1 + u2 + atd plus u3 plus at3 और प्लस डॉट डॉट, इसको मतलब लिख दे रहे हैं ऊपर, इक्वेशन 1 था ना ये, I = क्या था, NEA BSD, इक्वेशन 1 था, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, UN + ATN बटे में क्या हो जाएगा, क्या है, स्मॉल n है, आगे क्या है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम, यहां से हो जाएगा BSD = क्या हो जाएगा, u1 + u2 + u3 + डॉट डॉट un, ठीक है, ये एक जगह हो गया, और प्लस यहाँ AT1 है, AT2 है, AT3 है, ATN है, तो सब में a कॉमन आ रहा है, सब में हम क्या करेंगे, a कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, T1 + T2 + T3 + डॉट डॉट Tn अपॉन n, ठीक है। अब क्या करते हैं, n को अलग अलग लेते हैं, u1 + u2 + u3 + डॉट डॉट प्लस un बाई n और प्लस a T1 + T2 + T3 + डॉट 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 प्लस Tn बाई n, ठीक है। देखो ये कितना आया, यहां से निकल के आएगा, इसको हटा BSD = ये देखो क्या है, ये प्रारंभिक वेग है। हमने क्या कहा था, जब कोई बलक्षेत्र स्थापित नहीं किया जाता है तो इनका औसत वेग क्या होता है, 0 होता है, यानी प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, तो औसत वेग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, पूरा 0, और प्लस a, यहाँ क्या T1 T2 T3 + Tn तक है, तो T1 + T2 + T3 + डॉट डॉट प्लस Tn बटे में n, इसको हम लिखते हैं, इसे बोलते हैं श्रांति काल, क्या बोलते हैं,
श्रांतिकार, तो इसको हम लिखते हैं टाउ से। किससे लिखते हैं? टाउ से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए टाउ। कितना हो जाएगा? ए टाउ। यानी बी एस डी का वैल्यू क्या आया? ए टाउ। ए टाउ आया। अभी वहां पर हमने त्वरण निकाला था। क्या निकाला था? EB/ml। समीकरण कौन सा था? समीकरण 3। समीकरण 3 था ना वहां पर। ए की वैल्यू जो हमने निकाला था, क्या निकाला था? EB/ml। तो यहाँ रखते हैं, तो BSD इक्वल टू EB/ml, EB/ml टाउ। ये हो गया। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 क्या था हमारा? I इक्वल टू NEA BSD, I इक्वल टू NEA BSD। तो समीकरण 1 में BSD का वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 में BSD का मान रखने पर, अब ये वैल्यू यहां पर हम रख देते हैं। तो I इक्वल टू क्या आएगा? NEA और क्या है? EB/ml टाउ। ठीक है। तो I इक्वल टू NE² और B इधर ले लेते हैं हम। ये वाला B क्या है? ये इधर ले लेते हैं। तो I/B होगा, I/B और ये ऊपर टाउ, नीचे ml। अब ये I/B है, इसको हम उल्टा करते हैं, क्या हो जाएगा? B/I हो जाएगा। B/I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ml/NE² टाउ। B/I इक्वल टू ml/NE² टाउ। तो आगे क्या होगा कि जो ये है ना, एक निश्चित ताप पर चालक के लिए क्या होगा? ये एक नियतांक होगा। क्या होगा? नियतांक होगा। तो एक निश्चित ताप पर चालक के लिए ml/NE² टाउ एक नियतांक होगा। ठीक है। और इस नियतांक को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध कहेंगे, चालक का प्रतिरोध। और इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं जो है B/I इक्वल टू R इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी ओम का नियम क्या रहता है कि जो है चालक के सिरों के बीच विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है। यही क्या है? ओम का नियम है। यही ओम का नियम। ठीक है। ये हो गया हमारा ओम के नियम का निरूपण। किसके आधार पर? अनुगमन वेग के आधार पर।